अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बीएमएस सिस्टम के बारे में कि इसके ऊपर भी एक वीडियो होनी चाहिए, जो कि इसके बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसकी जो मेन लॉजिक है या डिज़ाइन के हवाले से, इसके हार्डवेयर के हवाले से, इसकी कमीशनिंग के हवाले से, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए ये एक वीडियो आपके लिए बीएमएस सिस्टम के बारे में बनाई है, जिसमें कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट जो है वो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको तफसील से बताया जाए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं कि कौन सा हार्डवेयर आपको चाहिए होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होते हैं, कौन कौन सी जो है वो जो ज़रूरत होती है, किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए जो है बीएमएस सिस्टम काम करता है। तो बीएमएस सिस्टम जो कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये आजकल जितनी भी एडवांस जो इंजीनियरिंग है, जो ऑटोमेशन है, उसका एक मेन जो हिस्सा होता है वो लाजमी तौर पर आपको हर जगह पर ये मिलता है। बीएमएस होता क्या है, शुरू करते हैं। बीएमएस एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी जो आपकी मशीन्स हैं, उन तमाम की रिमोटली एक्सेस, रिमोटली मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो होता है वो आपको पास एक्सेस होता है। एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर आप तमाम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तमाम की जो है इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। तो वी कैन से द BMS is the control system that can be used to monitor and manage the mechanical, electrical and electro-mechanical services in a facility. Such as services can include the power, हीटिंग, वेंटिलेशन, ऑटोमेशन, एयर कंडीशनिंग। इसमें पावर जनरेशन भी आ सकती है, इसमें स्विच गियर्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट भी आ सकते हैं, इसमें आपके विंडोज़ भी आ सकती हैं और बहुत सारा जो इक्विपमेंट है वो भी इसके अंदर आ सकता है। एलिवेटर्स और लाइट भी इसके अंदर आ सकती हैं। जो लाइट्स होती हैं, इन तमाम इक्विपमेंट का किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, जिसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो और आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप उसको जो है वो ऑपरेट भी कर सकते हो। तो ये तमाम जो सहूलत आपको कोई सिस्टम अगर दे सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द BMS सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें कुछ हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, कुछ इनपुट और आउटपुट इस्तेमाल होती हैं। डेफिनेटली जब भी आपने किसी मशीन को कंट्रोल करना है रिमोटली, तो आपको आईओस तो चाहिए होंगी, इनपुट या आउटपुट तो आपको चाहिए होती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जो आपके पास होता है जिसके अंदर तमाम इनपुट जो हैं वो आकर इकट्ठी होती हैं। फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इन तमाम इनपुट्स के ऊपर एक प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, फिर आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। सो द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विच सेंट्रलाइज एंड सिंप्लीफाई, यानी डेफिनेटली एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होगा। वो आपका PLC हो सकता है, नॉर्मली तौर पर PLC ही होता है। डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो आपकी इस तरह के BMS सिस्टम के लिए आपको PLC डिज़ाइन करके देती हैं। आपको पूरा पूरा BMS सॉफ्टवेयर मिलता है, BMS का हार्डवेयर मिलता है। डिपेंड करता है कि कितने इक्विपमेंट, कितनी मशीन आपने कंट्रोल करनी है। तो कंट्रोलिंग इसके अंदर होगी, मॉनिटरिंग होगी, ऑपरेशन होगा। यानी ऑपरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर करते हैं। आप उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को, दैट वुड बी HVAC सिस्टम हो सकता है आपका वो जनरेटर हो सकता है, आपका वो ट्रांसफार्मर हो सकता है, आपका वो स्विच गियर हो सकता है, आपको AC हो सकते हैं, चिलर्स हो सकते हैं, वो मोटर्स हो सकती हैं। कोई भी आपका इक्विपमेंट हो सकता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं एज वन एज यू रिक्वायर्ड। और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा फिर आपके पास ये भी सहूलत होती है कि आप इसकी जो इवेंट्स लॉग्स हैं उसकी कोई PDF या एक्सेल की रिपोर्टिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कंफर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर योर बिल्डिंग बाय कंट्रोलिंग जनरेटर, ट्रांसफार्मर, UPS, AC, स्विच गियर, एनर्जी मीटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, VFD, बॉयलर, पंप, चिलर्स, फैन और एयर हैंडलिंग यूनिट्स। ये तमाम जो इक्विपमेंट है, इससे भी ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो आप कंट्रोल, मॉनिटर और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो BMS सिस्टम जो है आपको एक इस तरह का एक फ्रीडम देता है, आपको एक बेहतरीन और आपको एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की रिमोट मॉनिटरिंग, कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन देता है आपको एक स्क्रीन के ऊपर। तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट आते हैं, उन इक्विपमेंट के अंदर जो है वो BMS कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। अब BMS कंपैटिबिलिटी क्या होती है? BMS कंपैटिबिलिटी दैट इज़ एक्चुअली रेफर टू द कम्युनिकेशन,
यानी आपका जो मशीन है, वो जो इक्विपमेंट है, वो जो चिलर है, पंप है, बॉयलर है, या वो जनरेटर या ट्रांसफार्मर का कंट्रोलर है, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे RS485 प्रोटोकॉल है, 232 है, ईथरनेट प्रोटोकॉल है। इस तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उस इक्विपमेंट के अंदर ये फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आजकल जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहे हैं वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो BMS कंपैटिबल ही होते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? कंपोनेंट्स में हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो आपका डेफिनेटली आपका पास एक PLC होगा, ठीक है, जो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। फिर इनपुट आउटपुट के कंट्रोलर्स होंगे, डिफरेंट तरह के सेंसर्स हो सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर होगा एक, जिसके अंदर आप ये सारी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। आपके पास HMI स्क्रीन हो सकती है, और कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर के ऊपर भी आपके पास डेटा आ सकता है। आपके पास HMI स्क्रीन, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। आपके पास कोई और स्क्रीन है, उसके ऊपर भी आप ले सकते हैं। मेन हार्डवेयर आपका जो PLC होगा, एसोसिएटेड हार्डवेयर आपके कुछ सेंसर्स होंगे, इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस होती हैं जो तमाम इनपुट और आउटपुट के जो सिग्नल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर तमाम हम कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स करते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के डिफरेंट PLCs और सॉफ्टवेयर, जैसे हनीवेल है, इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ABBs है, और बहुत सारे कंपनीज के, शनाइडर के हैं, सीमेंस के हैं, बहुत सारे जो इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस तरह का सिस्टम बनाते हैं। आप जो है वो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं एक सिस्टम BMS। उसके लिए आपको PLC चाहिए, आपको इनपुट और आउटपुट की जो मॉड्यूल्स हैं वो चाहिए, और सेंसर्स चाहिए, या वो कंट्रोलर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है वहाँ से आप जो डेटा है वो उठा सकते हैं अपने उस प्रोटोकॉल के थ्रू। तो वो डेटा आपको डायरेक्ट मिल सकता है, तो आप अपने उस सिस्टम के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो फीचर में आपको क्या मिलेगा? फीचर में आपको मेन जो मशीन का इंटरफेस है, कंट्रोल ऑपरेशन, वो मिलेगा। आपको पावरफुल रिपोर्टिंग मिल सकती है, इसके अंदर आपका सारा जो डेटा है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी आपको मिलेगी, साइबर सिक्योरिटी क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है BMS सिस्टम के लिए। डेटा लॉगिंग आपको मिलेगी, फिर रिमोट जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी। आप इसके अलावा आपको डेटा की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको मिलेगी। तमाम मशीन और जो इक्विपमेंट हैं वो आपको रियल टाइम जो उसकी ऑपरेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। अलार्म और मैनेजमेंट आपको मिलते हैं। कोई इवेंट अगर हुआ, कोई अलार्म आया कोई मैनेजमेंट के हवाले से, तो आपको वो रियल टाइम जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। शेड्यूलिंग के हवाले से आप कर सकते हैं, इवेंट रिकॉर्डिंग के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वाई वी नीड दिस, हमें क्यों चाहिए, क्या वजह है इसकी? बेसिकली आप इम्प्रूव्ड इनडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ठीक है, फास्टर रिस्पॉन्स। हर वक्त तमाम मशीन्स को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, कोई मशीन कहाँ पर लोकेटेड है, कोई किसी जगह पर लोकेटेड है। तो ये BMS सिस्टम जो है आपके तमाम इक्विपमेंट को एक स्क्रीन के ऊपर आपको मॉनिटरिंग देता है। इसमें आपके CCTV कैमराज भी हो सकते हैं, आपका तमाम उस बिल्डिंग का इक्विपमेंट हो सकता है उसके अंदर। फास्टर रिस्पॉन्स, मेंटेनेंस जो सेविंग है वो बेसिकली इसकी वजह है, ठीक है। और फिर आपकी एनर्जी सेविंग जो है उसके ऊपर फिर आपका एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये मीट करता है सिस्टम। कंसोलिडेट फैसिलिटी कंट्रोल होता है, कंसोलिडेट हो जाता है। जैसे मैंने कहा किसी एक कंपैक्ट करके आप उसको तमाम इक्विपमेंट को सिंगल जगह पर मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर रिड्यूस्ड ऑपरेटर ट्रेनिंग है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। वन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शन है आपका वो, और जो यूज़र फ्रेंडली ग्राफिक डिस्प्ले मिलता है, एक फ्रेंडली आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसमें, जिसपे आपको हर इक्विपमेंट की क्लैरिटी के साथ आप उसका ऑपरेशन सीक्वेंस जो होता है वो देख रहे होते हैं। फिर मेंटेनेंस सेविंग, एफिशिएंट कंट्रोल गिव द लेस वेयर एंड स्टेन द मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ, रन टाइम मॉनिटरिंग अलर्ट, टाइमली मेंटेनेंस इक्विपमेंट, अवॉइड द एक्सपेंसिव फेलियर्स। तो ये चीज़ सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन इन द बिल्डिंग ऑटोमेशन आर बेस्ड ऑन द कॉमन फंक्शनैलिटी। ये कॉमन फंक्शनैलिटी होती है, देखेंगे ऑपरेटर का फंक्शन है, फिर इसके अंदर मैनेजमेंट फंक्शन है, फिर प्रोसेस फंक्शन होता है, फिर IO फंक्शन की डिफरेंट इनपुट और आउटपुट की, दैट इज कॉल्ड IO फंक्शन, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के सेंसर्स होते हैं जो आपको इनपुट और आउटपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सेंसर हो सकते हैं, डिजिटल सेंसर हो सकते हैं, या वो
किसी और तरह का थर्मोकपल टाइप कुछ इस तरह के सेंसर होते हैं जो आपको टिपिकल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस फंक्शनिंग। वो आपका पीएलसी है, वो आपका जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल यूनिट होता है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू आपके आईओ फंक्शन से। वहाँ पर आने के बाद वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर वो उसका एक रिजल्ट निकालता है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट फंक्शन के बाद वो आगे रिपोर्टिंग ऑपरेटर के पास जाता है, ऑपरेटिंग फंक्शन के पास, उसमें आपका ऑपरेशन अलार्म में रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें उस। तो ये स्टैंडर्ड फिनोमिना है किसी भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में, या आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन आल्सो पार्ट द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिल्डिंग ऑटोमेशन हो जाए या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जाए, उसके अंदर आपको इसी तरह का यही मेन कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको इस तरह के फंक्शन, 4 तरह के फंक्शन आपको मिलते हैं उसके अंदर, जो होल प्रोसेस हो रहा होता है। हनीवेल का भी है आपको डिफरेंट जो है, क्योंकि ये इसमें हनीवेल मैंने जिक्र किया, आपको रेफरेंस के लिए आपको और भी बहुत सारे जो ब्रांड हैं वो आपको मिल सकते हैं, जैसे सिमंस है और बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, आपका एबीबी है, शनाइडर है, और बहुत सारे आप पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। एचवैक का डिज़ाइन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। एचवैक का सिस्टम है तो आपका ये प्राइमरी बस है, आपका वेब सर्वर है, आप इसको वेब बेस्ड भी ले जा सकते हैं अपने सिस्टम को। आप कहीं से लॉगिन आईडी पासवर्ड से भी उसको मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, इन हाउस भी कर सकते हैं, और बाहर से भी आप रिमोटली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं वाया इथरनेट पोर्ट के ज़रिए। तो इथरनेट पोर्ट के ज़रिए भी यूज़ किया जा सकता है, और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलता है तो आप उसको जो है वाया जीएसएम के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएसएम कम्युनिकेशन भी हो सकती है, और वाया इथरनेट भी उसको जो है वो रिमोटली जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है। तो पीएलसी अगर आप देखें तो ये पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, फिर सेकेंडरी बस में आपका जी डिफरेंट इनपुट्स मिलती हैं आपको। इसके अलावा फिर आपका ये टिपिकल आर्किटेक्चर बना हुआ है जो एचवैक सिस्टम का, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। स्मार्ट बिल्डिंग क्या होती है? स्मार्ट बिल्डिंग में आपका तमाम जो इक्विपमेंट है जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस सिस्टम से कनेक्टेड हो, वो आपकी स्मार्ट बिल्डिंग्स कहलाती हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी रिमोटली एक्सेसिबल होती हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड होती हैं, और एनर्जी एफिशिएंट भी होती हैं। बीएमएस सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टूल होता है उसके अंदर, HMI सॉफ्टवेयर होता है, विजुअलाइजेशन द प्रोसेस पैरामीटर्स, और एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जनरली बीएमएस सॉफ्टवेयर कैन द डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। 3 तरह की टाइप्स में एक बीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग वाला एरिया होता है आपका, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर HMI जो ह्यूमन मॉड्यूल इंटरफेस कहलाता है। HMI स्टैंड फॉर ह्यूमन मॉड्यूल इंटरफेस, जो कि टच स्क्रीन जिसको कहते हैं। तो उसकी विजुअलाइजेशन और प्रोसेस पैरामीटर होता है उस स्क्रीन का, और फिर एनर्जी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। ये डिफरेंट तरह के आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्रामिंग करते हैं, लॉजिक्स डिज़ाइन करते हैं, उन इनपुट और आउटपुट की बेस के ऊपर उस सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन टूल। उसके अंदर हम तमाम इनपुट को और आउटपुट को जो जिस पे जो प्रोसेस करना है उस प्रोसेस की हम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है उसके अंदर। उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हम तमाम चीज़ों की एनर्जी को मैनेज करते हैं, उसकी जैसे हीटिंग है या कूलिंग है या पावर जनरेशन है, इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर मैनेज किया जाता है। प्लांट कंट्रोलर, डिफरेंट तरह के कंट्रोलर होते हैं, जिसमें एचवैक पावर जनरेशन या इस तरह के अभी स्पेसिफिक बेसिकली कंट्रोलर है। तो उसके अंदर क्या फ़ीचर होते हैं, क्या उसके फ़वाइद होते हैं, वो हर कंट्रोलर के अलग अलग अपने अपने फ़ीचर और बेनिफिट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट जैसे एक्सपेंडेबल आईओ मॉड्यूल, डिफरेंट इनपुट और आउटपुट के जो कंट्रोलर्स हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी सीक्वेंस है शेड्यूलिंग है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये स्पेसिफिक फीचर हैं जो इस स्पेसिफिक कंट्रोलर के। तो ये डिफरेंट तरह के कंट्रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेंड आईक्यू सिस्टम आर्किटेक्चर, इस तरह का हमारा जो डिफरेंट हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं वो हमारी इस कॉमन बस के साथ इस तरीके से हम उसको कनेक्ट करते हैं। एनर्जी सूट ये भी एक सॉफ्टवेयर है, फिर ये डिफरेंट सुपरवाइज़र 963 सुपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर है, TIQ, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम अपना उसको कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे होते हैं। नेटवर्क डिस्प्ले है, ये IQ View 8 है, जो इसमें आपको डिफरेंट फीचर मिलते हैं, कलर ग्राफिक पेज मिलता है आपको, व्यूइंग ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स की डायरेक्शन अलार्म वो मिलती हैं आपको, इनपुट्स आउटपुट्स एक्टिव है डीएक्टिव है वो इसमें ऑप्शन मिलती है। ग्राफिक जो लॉग डेटा मिलेगा आपको,
फिर कॉन्फ़िगरेबल यूज़र इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी वो मिलती है आपको, पैनल सरफेस एम्बेडेड मॉनिटरिंग मिलती है, कलर टच स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले, इस तरह की ऑप्शन आपको मिलती है। नेटवर्क डिस्प्ले फंक्शनैलिटी, यूज़र मेन्यू है आपका, स्कीमेटिक है, ऑपरेटिंग टाइम है, अलार्म हैंडलिंग है, कंट्रोल्स, आपका ब्राउज़र है, ग्राफिक्स है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन और फीचर जो हैं वो आपको मिलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। जब भी आप सिस्टम को अपने ईथरनेट से या अपनी लॉन्ग डिस्टेंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप उसको वेब बेस के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं अपने पूरे सिस्टम को, उस पूरी बिल्डिंग को, तो फिर आपको उसके ऊपर हैकर्स के जो हमले हैं उससे भी आपको बचना चाहिए, बचना होता है डेफिनेटली, उसका भी प्रोटेक्शन लगानी होती है, तो वो साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। तो जितना भी आपका जो इक्विपमेंट है, जैसे जैसे स्मार्ट बिल्डिंग्स या स्मार्ट सिटी डिज़ाइन होते हैं तो उनको साइबर सिक्योर किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो हैकर्स का जो अटैक है उसको प्रिवेंट किया जा सके। आपका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास ना जाए, या किसी का उसका कंट्रोल एटलीस्ट किसी और के पास ना जाए। तो साइबर सिक्योरिटी भी खास फोकस किया जाता है। तो इट इज़ द रेफर टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ये आप आईटी से रिलेटेड है बेसिकली। तो ये साइबर सिक्योरिटी फोकस ऑन द प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क और प्रोग्राम्स एंड डेटा। इस मकसद के लिए हमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो है वो ये की जाती है, इसके ऊपर ख़ास तौर पर मेक श्योर किया जाता है इसके ऊपर। हु यूज़ द इंटरनेट, अब जो भी इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे अपने उस सिस्टम को, बीएमएस को, तो साइबर सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बिग बिजनेसेस होते हैं आपके, जैसे बैंकिंग्स हैं हमारे, और बड़े बड़े इस तरह और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, मिलिट्री। तो ये तमाम जो होते हैं इनको साइबर सिक्योरिटी की मदद से ही कंट्रोल किया जाता है। रिसेंटली पास में ये साइबर अटैक्स बड़ी बड़ी आईटी से रिलेटेड भी इवन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर साइबर अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर आरबीएस बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, फिर इसके अलावा फेसबुक, सोनी, इन तमाम के ऊपर साइबर अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो ये आप बड़ी वेल कंपनीज हैं, इसलिए तो साइबर सिक्योरिटी का एक जो है वो मेक श्योरिटी ज़रूरी होती है। जब भी हम अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो साइबर सिक्योर होना चाहिए। आईटी नेटवर्किंग बेसिस ऑफ वीलैन, बेसिक आईपी एड्रेस, आईपी इंटर प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। हर आजकल जितनी भी जो डिवाइसेस हैं जो आपको बीएमएस सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाती हैं, उनका एक आईपी एड्रेस होता है। आप उसको जो है आईपी के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, आईपी के ज़रिए एक्सेस करते हैं किसी भी जगह से। तो एंड आईपी एड्रेस वुड लुक समथिंग लाइक दैट, आपका इस तरह का एड्रेस होगा जैसे 128-1, इस तरह के डिजिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस 128.1 इज द नेटवर्क एड्रेस। दिस कनेक्ट एज द करेक्ट नेटवर्क लाइक दैट द एरिया कोड। तो ये जैसे एरिया कोड हमारे मोबाइल का होता है, हम 0300 या जिस तरह का कोड मिलाते हैं वो हमारे ऑपरेटर का कोड होता है। सिमिलरली ऐसे ही इसका फर्स्ट जो होगा वो उसका जो पहला जो नेटवर्क होगा, जो करेक्ट नेटवर्क होगा, उसका कोड होता है। दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस लाइक 73.21 इज द कॉल्ड द होस्ट एड्रेस। यानी एक तो नेटवर्क एड्रेस बनेगा, फिर आपका होस्ट एड्रेस होगा जो दूसरा आपके 2 नंबर है। दिस कनेक्ट टू द यूज द करेक्ट डिवाइस, उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए। दो नंबर यूज टू मेक अप द आईपी एड्रेस आर द नॉर्मली बिटवीन 0 and 254 8-bit लॉजिक। तो ये आईपी एड्रेस होते हैं। द मेनी डिफरेंट साइज ऑफ नेटवर्क आर नीडेड टू इन द आईटी वर्ल्ड, फ्रॉम स्मॉल होम नेटवर्क दैट मे बी 3 or 4 devices sharing internet connection to huge multinational companies with the thousands of PCs in the just one building. The account for every varying size the network and the IP address can be the formatted in the number of the different ways. In the previous example, we split the IP address in the mid. Network address 128.2 host address, और ये this is referred to as the class B network. We can have a 16384 network each with the addresses. तो ये नंबर हैं, हम इतने एड्रेसेस तक ये कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं।
तो ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिक आईपी एड्रेसिंग की और सब मास्क के हवाले से। व्हेन एवर देयर इज द आईपी एड्रेस देयर इज समथिंग कॉल्ड द सबनेट मास्क एंड दैट द शो द where the IP address is divided. The number used are normally only 255 or 0. The subnet mask is compared with the IP address. The subnet mask may look like that 255.0.0.0. Therefore the IP address आपका ये बनेगा 126.168.73.21. That would be the submask 2550.55.0.0.0. Where the subnet mask has 255 it the indicate the network part of the IP address. तो ये हमारा IP address और subnet का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी IP address और subnet की इस हवाले से होता है। ADCL कनेक्टिविटी एंड रिमोट कनेक्टिविटी। रिमोट कनेक्टिविटी आपकी डिफरेंट तरह की हो सकती है जिसमें आपकी डिफरेंट पोर्ट भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे RS485 है, RS232 है, ईथरनेट है, इस तरह की डिफरेंट पोर्ट्स आपकी इस्तेमाल होती हैं। जो डेटा की स्पीड होती है वो भी डिपेंड करती है। अब ये टिपिकल डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जिसमें GPR से ग्लोबल पोजीशनिंग जो GPR सिस्टम कहलाता है, फिर आपका एज है, आपका UMTS है, HSDP है, इसमें डिफरेंट स्पीड हैं आपके। सबसे ज़्यादा जो आपको स्पीड मिलती है वो HSUPA के अंदर मिलती है 5.5 मेगाबिट्स पर सेकंड के हवाले से। तो डेटा ट्रांसमिट जो है इस हवाले से होता है। फिर VPN एजेंट है और VPN एजेंट है आपकी VPN एजेंट वर्सेस VPN क्लाइंट सोल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो डेटा है वो हम जो डेटा प्लग इन होता है या डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है किसी राउटर के थ्रू राउट हो रहा होता है हमारा इंटरनेट के ऊपर, ये उसके हवाले से हमारे है। फील्ड डिवाइसेस डिफरेंट तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। आपको सेंसर्स हैं, स्विचेस हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव है, प्रेशर है, रोटरी एक्चुएटर्स, लाइनर वॉल्व एक्चुएटर्स और रोटरी डैम्पर एक्चुएटर्स, ये तमाम बेसिकली हमारी फील्ड डिवाइसेस हैं जिनसे हम जो है वो सिग्नल्स जो है वो लेते हैं या जिनको सिग्नल देते हैं कंट्रोल करने के लिए। एनर्जी मैनेजर सॉफ्टवेयर है हमारा जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों को एनर्जी को मैनेज करते हैं, सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबली वेब बेस्ड होता है, इनिशिएटिव होता है, कस्टम सोल्यूशन है और एनर्जी बिहेवियर चेंज थ्रू द यूज़र एजुकेशन। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमको मिल रही होती है कंप्लीट, हमारी जो मॉनिटरिंग के हवाले से हम तमाम इंफॉर्मेशन मिल रहे होते हैं। ये इसके अलावा इसके इक्वलेंट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन, ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन जो है वो भी अवेलेबल होती है। डिफरेंट कंपनी जो है वो आपको क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन देती है कि आपका सारा डेटा उस क्लाउड के ऊपर जा रहा होता है और वहाँ से आप लोगों ID पासवर्ड से अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF में या एक्सेल के अंदर। तो आजकल जितने भी हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे हार्डवेयर है, हमारे एनर्जी एनालाइजर, एनर्जी मीटर या ट्रांसफार्मर, जिस तरह की जितनी भी इक्विपमेंट है, हम उसको क्लाउड बेस्ड सर्वर के साथ लिंक करके वहाँ से डेटा सेव करके वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो क्लाउड बेस्ड सर्वर आपको प्रोवाइड करता है वो नॉमिनल से चार्जेस जो है वो वसूल करता है आपसे मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस के ऊपर। तो ये एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है BMS सिस्टम के हवाले से। आई होप सो कि आप का जो कुछ कंसेप्ट है BMS के हवाले से वो क्लियर हुआ होगा। फर्दर मज़ीद अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।